और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश और शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पर बिहार से, जहां पर जहरीली शराब से हाहाकार मचा हुआ है। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 तक पहुंच गई है। 30 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है और यहाँ ही इतना ही नहीं, 25 लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है। आशंका जताई जा रही है कि पीड़ितों की तादाद अभी और बढ़ सकती है। इस बीच सरकार ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। इस त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बिहार सरकार और DGP को नोटिस जारी किया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में 6 साल पहले शराबबंदी लागू हुई थी। उसके बाद जहरीली शराब से मरने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। बिहार में अप्रैल 2016 से शराब के सेवन और बिक्री पर रोक लगी हुई है, लेकिन नीतीश सरकार पर लगातार यह आरोप है कि शराबबंदी पूरी तरह बिहार में नाकाम साबित हुई है। मनीष कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम फिलहाल मसरक थाने के पास ही मसरक तख्त गांव है और हम यहाँ पर इस टोले में हैं। यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है। कुछ प्रभावित परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका और किनकी आपके घर में किनकी मौत हुई थी? हमारे पिताजी का डेथ हुआ है। मेरा नाम सिकंदर कुमार है। कैसे हुआ, क्या हुआ था? दारू पीने से हुआ था। दारू पीकर। मतलब दारू पहले से पी रहे थे कि नहीं, पहले थोड़ा पीते थे कभी काल। तो कोई मना नहीं करता था? माना तो होता था, लेकिन फिर पिताजी हैं, पिताजी को कितना दबाव करें। और फिर क्या उस दिन क्या हुआ था? उस दिन तो पी कर आए थे और डेट कर गए। हम तो बाहर में रहते थे, तो डेट करने के बाद हम आए। हमारे बड़े भैया वो। अच्छा, आप यहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं क्या? हमारा लड़का मरा है। आपका नाम क्या हुआ? गणेश राम। बेटा क्या करते हैं आपके पुत्र क्या करते थे? जुगाड़ी। अच्छा, जुगाड़ी गया करने के लिए, पैसा मिला उसको मजूरी, अब उधर से का खाया नहीं खाया, घर में आया, परिवार को पैसा दिया तो बोलता है गज का पार दर्द करता है, देह दर्द करता है। अब इसको तेलो लगा उगा कर तो बेसी बढ़ने लगा। हाईरी से हॉस्पिटल में हम लोग पहुंचाया। हॉस्पिटल में गया, डेट पर सुता दिया, ऑक्सीजन लगाया, 2 मात्र डॉक्टर सुई दिया। उसके बाद एक चीज बताइए, शराब पीता था? जो पिया है तबे तो मरा है। यहाँ क्या शराब आसानी से उपलब्ध रहता है? शराब आसानी से उपलब्ध रहता अभी है? हम तो नहीं जानता है, जो तुरंत रहता है। क्या यहाँ पे शराब मिलता है, तभी तो आज इतना जो घटना। आप लोग यहाँ पे हैं, आपके घर में किसका ये हुआ? मेरे बड़े भैया थे। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हुआ क्या था, दिन में गए थे, मंगलवार के दिन में गए थे काम करने के लिए। काम करके आए, उधर से 6 बजे करीब में आए थे शाम को। आए तो बोले कि शरीर दुख रहा है, माथा दुख रहा है। फिर ये लोग दवा ववा दिया, उनकी वाइफ दवा दी, मेरी भाभी। दवा देने के बाद में फिर धीरे धीरे तेज हो गया, फिर उल्टी किए। उसके बाद हम लोग लेकर गए सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में गए, वो लोग 2 इंजेक्शन लगाए, उसके बाद ऑक्सीजन लगाए, उसके बाद में वो डेथ कर गए। शराब यहाँ पे मिलता है? हाँ, ये देखिए, मिलता तो है तभी तो लोग मर रहे हैं। हाँ? और ये तो सीधा प्रशासन और थाना पे ही आरोप हो रहा है। उन्हीं का मिली भगत से ये सब हो रहा है। शराब कौन बेचवाता है? अब कौन बेचवाता है सर? जो पीने वाला है वो तो मर गया। अब कहाँ पिया, कैसे पिया, कहाँ से लाया, ये बता कर नहीं मारा। लेकिन हाँ, कभी काल मेरे पिताजी पीते थे और उस दिन भी पिए हुए थे। और उस दिन ऐसा हुआ कि ऐसा अटैक किया कि मौका नहीं मिल पाया कि कुछ हम लोग कर सके। छोटा मोटा डॉक्टर गांव में के जो था आया हुआ था लोग, पर बचा नहीं पाए। वो लोग कभी मना नहीं करते थे मरने दीजिए? नहीं, ऐसा तो बुरी बात है ही, वो तो मना किया जाता था। लेकिन फिर भी हमारे पिताजी थे और बेटे के हैसियत से आदमी सलाह दे सकता था, पापा नहीं पीना चाहिए, बस इतना ही सब बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार राम है। आपके पिताजी का नाम क्या है? चंद्रमा राम जी। तो इस गांव में अधिकांश परिवार के लोगों का कहना है कि जिनकी भी मौत हुई वो शराब पीने से हुई। वो शराब जहरीली थी, ये शायद उनको अंदाजा नहीं था। अस्पताल भी ले गए, लेकिन वहां पर उनकी जान नहीं बच पाई। लेकिन शराब जो है वो किसी को भी ये मानने में दिक्कत नहीं है कि वो प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में यहाँ पर
बिकता है और उनकी अगर मिली भगत ना हो तो शायद लोगों को इतनी आसानी से शराब हो या जहरीली शराब हो वो उपलब्ध नहीं होता। कैमरामैन हबीब अली के साथ मसरक बाजार से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस पर एनडीटीवी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि मास्टरमाइंड गोल्डी बरार का मामला टॉप सीक्रेट है और जल्द ही इस मामले में खबर मिलेगी। हमारी एजेंसियां एफबीआई के संपर्क में है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सकारात्मक तरीके से सरकार चला रहे हैं और सरकार बनते ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। और अलग अलग पार्टियों के नेता अपने अपने विचार रखेंगे। मान साहब, एक सवाल ये कि जो मूसेवाला मामला एक तबके के लिए इमोशनल रहा है, तो ऐसे में गोल्डी बरार पर क्या आपको जानकारी मिली है? देखिए, इसके बारे में, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, इसके बारे में मैं आप अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन सब कुछ हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। हम केंद्रीय एजेंसी अमेरिकन जो उनकी एफबीआई है उनके साथ इन टच हैं। बड़ी जल्दी जो है कोई ना कोई नतीजा सामने आएगा, क्योंकि दूसरा देश है, उनके कानूनों के मुताबिक भी चलना पड़ता है। लेकिन मैं इसमें और ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा। हमने आते ही विधानसभा को लाइव कर दिया कि लाइव देखो। पहले पता नहीं चलता था, पत्रकारों को भी अपने सोर्सेज से इधर उधर से पूछना पड़ता था क्या कहा था, किस बात पे झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो पत्रकार प्रेस गैलरी में बहुत ऊपर बैठे होते हैं, पता नहीं चलता। तो हमने आते ही विधानसभा की कार्रवाई को लाइव कर दिया। लोगों को ये हक है कि वो देखें अपने नेता को या अपने चुने हुए प्रतिनिधि को कि वो क्या बोल रहा है, क्या वो आपके मसले उठा रहा है या नहीं हो रहा। इससे क्या हुआ, लाइव होने से हर एमएलए के मतलब मन में ये रहता है कि मैं भी बोलूं, मेरी भी वीडियो आएगा, मैं अपने लोगों को जाके दिखाऊंगा, जैसे लोकसभा में लाइव होता है। तो उसके बाद हमने एक पंजाब में निधि जी एक कल्चर था। कल्चर क्या, इन्होंने मतलब खुद ही किया था, कानून था कि आप एक बार एमएलए बन गए आपकी इतना वेतन, नहीं बने तो आपकी 75,000 रुपया पेंशन, 2 बार बन गए वेतन मिलता रहेगा, दूसरी बार बन के आप नहीं बने तो उसमें 60 ऐड कर लो, और तीसरी बार एमएलए बन गए, 6 बार एमएलए बन गए, 7वीं बार आपको टिकट नहीं मिला या कोई हार गए तो आपको 6 की 6 टर्मों की अलग अलग पेंशन मिलेगी। मतलब कई एमएलए को तो हार के फायदा है, मतलब अगर वो जीतेंगे तो उनको वेतन मिलेगा, हारेंगे तो 4 लाख रुपए पेंशन मिलेगी, 4.5 लाख रुपए पेंशन, 7 बार 8 बार जीते हुए। हमने कहा जी जब आप हमारे पास वोट लेने आते हो लोगों के पास, तब तो कहते हो जी सेवा का मौका दीजिए। अब सेवा की पेंशन थोड़ी होती है, फिर सेवा का मेवा ले रहे थे। तो हमने ये एक्ट लाया विधानसभा में, 1 विधायक 1 पेंशन। और एनडीटीवी की साडा पंजाब कॉन्क्लेव में राघव चड्ढा ने पंजाब के सुपर सीएम होने का जो आरोप है उसे नकारा। उन्होंने कहा कि मैं सुपर सीएम नहीं, सुपर डुपर छोटा भाई हूं। विपक्ष उनके और सीएम भगवंत मान के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने रेवड़ियां बांटने के आरोप पर भी बीजेपी पर पलटवार किया। राघव चड्ढा ने कहा कि उनकी रेवड़ी सब्सिडी है और हमारी रेवड़ी रेवड़ी। सूबे पंजाब में बिताऊं, सुपर पॉलिटिशियन की तरह देखे जाने के चक्कर में आप पर एक आरोप भी लगता है, और वो आरोप अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह वही लगा गए। उनका ये कहना था कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि पिछले कुछ महीने में पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है या सुपर चीफ मिनिस्टर राघव चड्ढा है। उनका ये भी आरोप है कि सारी फाइलें तो राघव चड्ढा देखते हैं, बैठ के उस पर साइन ऑफ करते हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए, आप सुपर चीफ मिनिस्टर हैं क्या? मैं पंजाब के सुपर डुपर चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का सुपर डुपर छोटा भाई हूं, उनका सुपर डुपर साथी हूं, और जो जिम्मेदारी मेरे मुख्यमंत्री मान साहब मेरे जिम्मे लगाते हैं, सलाह की जिम्मेदारी या कोई अन्य जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी मैं पूरी शिद्दत से निभाने की कोशिश करता हूं। और ये प्रयास करता हूं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब का झंडा बुलंद रहे, आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद रहे। बड़ी बांटते हैं, मैं दोनों पे आऊंगा
खजाने पे भी और रेवड़ी पे भी। कहते मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। आज इस देश में हर सांसद को, मैं भी सांसद बना हूं अब, हर सांसद को 3 से 4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। सारे केंद्रीय मंत्रियों को हजारों यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। एयर फ्लाइट्स फ्री मिलती हैं, ट्रेन यात्रा फ्री मिलती है, गाड़ियां मुफ्त मिलती है, पेट्रोल के पैसे रिएम्बर्समेंट होते हैं, घर मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। जब सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मंत्रियों, सांसदों और सारे नेताओं को ये सारी मुफ्त की चीजें देती हैं, तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं इनको लगती। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दें तो वो मुफ्त की रेवड़ी हो जाती। ये तो ठीक नहीं है।